दोस्तों, यह वीडियो भारत के हाल के कुछ वर्षों में विश्व गुरु बनने की राह पर द्रुत गति से आगे बढ़ने के संदर्भों और दावों का विश्लेषण करता है। यह वीडियो में हर प्रकार से भारत की विश्व गुरु की राह पर अग्रसर होने की भूमिका को उकेरने की एक छोटी सी कोशिश की है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम आपको बता दें, आप देख रहे हैं मिस्टीरियस पॉडकास्ट चैनल। तो आपसे एक नम्र निवेदन है कि अगर आप मिस्टीरियस पॉडकास्ट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे। और छोटी सी एक कोशिश लाइक जरूर कर लें, जिससे हमें सपोर्ट मिलता रहे। तो आइए बिना देर किए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा भारत विश्व गुरु बनता जा रहा है। इसी टॉपिक पर आज हम डिटेल्स में विश्लेषण करेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। देन लेट्स गेट स्टार्टेड। भारत सदा ही विश्व गुरु रहा है, जिसका केंद्र बिंदु अध्यात्म रहा है। अध्ययन, आराध्य और आध्यात्म का समायोजन भारत को फिर से विश्व का सिरमौर बना सकता है। भारत की सनातन संस्कृति हजारों साल पुरातन है। जब विश्व की आज की तथाकथित सभ्यताओं का आगाज भी नहीं हुआ था, समाज में बढ़ती राजनीतिक और धार्मिक विषमताओं और इतिहास में रचित विसंगतियों ने भारत की उस महान संस्कृति को पिछले सालों में कुछ हद तक विश्व के मानस पटल से विस्मृत कर दिया था। भारत का भौगोलिक वातावरण भी देश को अनेकानेक भीतरी और बाहरी समस्याओं से जूझने को मजबूर करता रहा है। पाकिस्तान की समस्या, चीन की कारस्तानियाँ, कश्मीर घुसपैठ की चुनौती, राजनैतिक इच्छा शक्ति का अभाव, इन सभी कारणों से देश विश्व पटल पर एक बार हाशिए पर चला गया। लेकिन पिछले कई वर्षों में भारत में जो एकाएक बात राजनीतिक बदलाव हुए हैं और दृढ़ संकल्प के साथ पिछले सालों में जो महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं, जैसे कि कश्मीर से धारा 370 को हटाना, कश्मीरी पंडितों का कश्मीर वापस लौटना, नागरिकता बिल संशोधन अधिनियम, समान आचार संहिता और जनसंख्या नियंत्रण कानून, यह कुछ ऐसी अहम बातें हैं जो राष्ट्र को विश्व के मानस पटल पर एक उच्च स्थान दिलाने में काफ़ी सफल हुई है। वर्तमान राजनीतिक और सामाजिक परिदृश्य में हमारी विरासत की संस्कृति और सांस्कृतिक धरोहरों के पुनरुद्धार के लिए उठाए गए कदम सचमुच सराहनीय हैं। कुछ वर्ष पहले तक आलम यह था कि देश में वसुधैव कुटुंबकम की भावना निजी स्वार्थों के चलते अपने निम्नतम स्तर पर पहुंच गई थी। पर सन 2014 में देश की राजनीति में एक ऐसा आमूल परिवर्तन हुआ कि इसने देश की दिशा ही मोड़ दी। वर्षों से चली आ रही कुत्सित राजनीति और ओछी मानसिकता ने देश को जो जंजीरों में जकड़ रखा था, वह जंजीरें अब काफी हद तक टूट चुकी हैं। आने वाले वर्षों में देश विदेशी गुलामी की मानसिकता से सही मायने में स्वतंत्र होकर एक नया आयाम हासिल कर विश्व को एक नया आगाज देने की तैयारी करने में जुटा है। एक समय वह था जब भारत के राजनयिकों को विदेशों के हवाई अड्डे के बाहर जाने से रोक दिया जाता था। वहीं आज हमारे इस भारत राष्ट्र के राजनयिकों का विश्व भर में एक हृदयात्मक सम्मान और स्वागत होता है। विश्व के बड़े बड़े देशों में भारतीय संस्कृति और विचारधारा का दूरगामी असर दिखाई देता है। कश्मीर मुद्दे पर विश्व का भारत को समर्थन, पाकिस्तान और चीन को उनकी औकात दिखाना, पुलवामा आतंकी घटना का बदल लेना, सर्जिकल एयर स्ट्राइक, विश्व के शक्तिशाली राष्ट्रों के साथ भारत के प्रगाढ़ होते संबंध, सामरिक सशक्तिकरण, सड़कों का नवीनीकरण और नई सड़कों का फैल रहा जाल, नए हवाई अड्डों का निर्माण, ऐसी कई सैकड़ों बातें हैं जो देश को एक दूरगामी प्रगति पथ पर आरूढ़ कर चुकी है। देश में
सैकड़ों पर्यटन स्थल का नया अवतार राष्ट्र के पर्यटन व्यवसाय को नए शिखर पर ले जाने को तैयार है। बनारस शहर के स्वरूप का आमूल परिवर्तन पर्यटकों को खूब लुभा रहा है। अयोध्या में बन रहा राम मंदिर न सिर्फ लोगों की धार्मिक आस्था को अहमियत देता है और साथ ही इससे उत्तर प्रदेश के पर्यटन उद्योग को भी काफी बढ़ावा मिलेगा। कोरोना काल में भारत ने एलोपैथी और आयुर्वेदिक में जो प्रगति हासिल की है वह उल्लेखनीय है। मार्च 2020 के पहले भारत में मास्क और पीपीई किट का उत्पादन न के बराबर था, पर कोरोना विभीषिका के प्रकोप के बीच भारत ने जिस गति से मास्क, पीपीई किट, ऑक्सीजन आदि का उत्पादन बढ़ाया है वह भारत को चिकित्सा के जगत में बहुत ऊंचाई पर ले जाता है। भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट में बनी कोविड वैक्सीन ने विश्व के कई देशों में धूम मचाई है। भारत ने पूरे विश्व को जो चिकित्सीय सहायता प्रदान की है उसने पूरे विश्व का ध्यान भारत की ओर खींच भारत का मान सम्मान कई गुना बढ़ाया है। इनके उपरांत विश्व के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान के अंतर्गत राष्ट्र ने अब तक करीब 30 करोड़ कोविड वैक्सीन देश की जनता को देकर रिकॉर्ड कायम किया है। राष्ट्रपति भवन में आने वाली सभी विदेशी राजनयिकों और राजनेताओं को आजकल उनकी ही भाषा में अनुवादित भगवत गीता भेंट में दी जाती है। यह अपने आप में विश्व को संदेश है कि भारत अब पहले वाला भारत नहीं रहा, वह बदल रहा है, बल्कि वह बदल गया है। पिछले साल देश भर में कोरोना काल में लगा 42 दिनों का दीर्घगामी पूर्ण लॉकडाउन राजनीतिक तौर पर सशक्त निर्णय लेने के जिस साहस का परिचय देता है वह अपने आप में अभूतपूर्व है। कुछ वर्गों को छोड़कर देश भर में इसे जो समर्थन मिला वह प्रशासन पर जनमानस के विश्वास का परिचायक है और जिससे विश्व भर में राष्ट्र का सही स्थान मायने में ऊंचा होता है। आज राष्ट्र नायक राजनेताओं के पास जो आत्मबल है उससे हम अपनी बातें विश्व के समक्ष बड़ी बेबाकी से रखते हैं। यह अपने आप में एक बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण उपलब्धि है। शिक्षा के क्षेत्र में भी राष्ट्र ने अभूतपूर्व प्रगति की है। भारतीय पंजीकृत लेखाकारों की संख्या विश्व में दूसरे नंबर पर है। भारतीय पंजीकृत लेखाकारों को जिस कठिन ट्रेनिंग और परीक्षा से गुजरने पर मजबूर करती है वह उन्हें विश्व भर के लेखाकारों में सर्वोच्च स्थान पर रखती है। प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जगह जगह भारतीय प्रौद्योगिकी स्थान की स्थापना ने देश को महान से महानतम इंजीनियर दिए हैं। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की बढ़ती स्थापना से मेडिकल की पढ़ाई और चिकित्सा का स्तर शिखर तक पहुंच गया है। इसी तरह लेखन के क्षेत्र में भी देश ने काफ़ी प्रगति की है। पुराने ध्वस्त विश्वविद्यालयों की लेखनियों को फिर से संयोजा जा रहा है जिससे आने वाली पीढ़ी शैक्षिक लाभ उठा सके। आर्थिक स्तर पर भारत ने पिछले सालों में द्रुत गति से विस्तार की राह पकड़ ली है। कोरोना के कहर ने राष्ट्र की अर्थ प्रगति को धीमा जरूर किया है, पर इस अवरोध से तो पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था अस्त व्यस्त हुई है। पूरे पिछले 5 सालों के आर्थिक पहलुओं को अगर देखें तो भारत ने इलेक्ट्रॉनिक्स, दूरसंचार, इंटरनेट, यातायात आदि क्षेत्रों में काफ़ी लंबा और सफल सफ़र तय किया है, जिसके आने वाले प्रभाव काफ़ी असरदार और दूरगामी सिद्ध होने वाले हैं। इस बात पर शक की कोई गुंजाइश नहीं। डिजिटल इंडिया का सपना भी बड़े पैमाने पर पूरा हुआ है और एक लंबा रास्ता तय करने की प्रक्रिया जारी है। भारत में व्यवसाय और रोजमर्रा के लेन देनों में लोगों का रुझान डिजिटल माध्यम की ओर अधिक हो गया है, जो देश को एक त्वरित आर्थिक व्यवस्था की ओर ले जाता है। 130 करोड़ की भारी भरकम जनसंख्या वाले इस विशाल भारत में यह सचमुच एक बड़ी उपलब्धि है। भारत का विदेशी मुद्रा का भंडारण रिकॉर्ड स्तर पर है, जिससे राष्ट्र के आयात निर्यात को बल मिलता है। 500
और 1000 के नोटों का 2016 सन में किया विमुद्रीकरण भारत सरकार का एक ऐसा साहसपूर्ण निर्णय था जिसने साधारण जनता को कई दिनों तक तकलीफ तो जरूर पहुंचाई थी, पर साथ साथ देश में विदेशों से आ रही जाली मुद्रा को विनष्ट करने में इस प्रक्रिया ने एक अहम भूमिका निभाई थी। आस पड़ोस से आने वाली जाली मुद्रा की कमर तोड़कर सरकार ने देश को आने वाले भयानक आर्थिक खतरे में उबार लिया था, जिससे राष्ट्र की आर्थिक व्यवस्था को एक नई दिशा मिली। भारत के बड़े औद्योगिक घरानों ने विश्व भर में अपनी व्यावसायिक बुद्धि का लोहा मनवाया है। विभिन्न व्यावसायिक समूह जैसे गुजर, मलमोदी, बिरला, सिंघानिया, अंबानी, गोदरेज, टाटा सभी ने पूरे विश्व में अपना कारोबार फैलाया है। बाबा रामदेव ने रोजमर्रा की हर वस्तु के उत्पादन में बढ़त हासिल कर भारतीय बाजारों में सामान बांटने वाली विदेशी निर्यातकर्ताओं की कड़ी चुनौती दी है, जिससे भारत की विदेशी मुद्रा का संतुलन मजबूत हुआ है। पूरी योग विद्या को विश्व में एक नए मुकाम तक पहुंचाने में बाबा रामदेव का योगदान कोई नकार नहीं सकता। फलस्वरूप योग की जो बातें किताबों तक ही सीमित थी, उसी योग को पूरे विश्व ने उल्लास के साथ अपनाया और आज हर साल 21 जून को संयुक्त राष्ट्र साधारण सभा की मान्यता के तहत पूरे विश्व योग दिवस के रूप में मनाया जाता है और इसमें भारत की भूमिका अग्रणी है। हजारों साल पुरानी योग विद्या को विश्व में पुनः स्थापित कर और स्वीकृति दिलाकर भारत ने सन 2014 में ही विश्व गुरु बनने की आधारशिला रख दी थी। आधुनिक भारत के वैज्ञानिक APJ अब्दुल कलाम आजाद, परमेश्वर शर्मा, अनिल काकोडकर, बीरबल साहनी, होमी जहांगीर भाभा, प्रेमचंद्र पांडे, कैलाश नाथ कौल, श्री शंकर अभयंकर और ऐसे सैकड़ों वैज्ञानिकों ने सीढ़ी दर सीढ़ी भारत की वैज्ञानिक क्षमता पूरे अंतरिक्ष में दर्शाई है। विश्व संस्कृति के उत्कर्ष के प्रत्येक चरण में विज्ञान का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। सैकड़ों वर्षों पूर्व गणित और ज्योतिष विज्ञान में हमारा देश अप्रतिम माना गया था। आर्यभट्ट, वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त, भास्कराचार्य जैसे महान विद्वानों ने इसी पावन भूमि में जन्म लिया था। आज सारे संसार में 10 चिन्हों में गणना करने की अंक पद्धति का प्रचार है। इस पद्धति की खोज भी इसी देश में हुई। आर्यभट्ट ने शुद्ध गणित में गणनाएं की। संख्याओं के मान के लिए उन्होंने अक्षरों की एक सांकेतिक भाषा बनाई। वर्गमूल, घनमूल, क्षेत्रफल, आयतन, वृत्त की परिधि आदि ज्ञात करने की विधि सर्वप्रथम उन्होंने ही लिखी। उन्होंने विश्व को ग्रहों की स्थिति का ज्ञान कराया। वराहमिहिर ने फलित ज्योतिष पर रचनाएं की। अरबों को गणित तथा ज्योतिष का ज्ञान सर्वप्रथम ब्रह्मगुप्त ने ही दिया था। ब्रह्मगुप्त ने गुणनफल निकालने की 4 विधियां, शून्य, अनंत आदि का वर्णन किया है। न्यूटन से पूर्व ही भास्कर द्वितीय के नाम से विख्यात ने पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के बारे में संसार को अवगत कराया। उन्होंने लिखा है, पृथ्वी में आकर्षण शक्ति है। पृथ्वी अपनी आकर्षण शक्ति के जोर से सब चीजों को अपनी ओर खींचती है। यह अपनी शक्ति से जिसे खींचती है वह वस्तु भूमि पर गिरती हुई सी प्रतीत होती है। भास्कराचार्य ने गणित में पाई का मान, चतुर्भुजों के क्षेत्रफल ज्ञात करने की विधि भी अपने प्रसिद्ध ग्रंथ लीलावती में लिखी है। परमाणु की मूल संकल्पना में महर्षि कणाद का बहुत योगदान है। परमाणु की उपस्थिति का ज्ञान उन्होंने सर्वप्रथम सारे विश्व को दिया, परंतु बाद में श्रेय मिला वैज्ञानिक जॉन डाल्टन को। अणुओं का स्पष्ट संकेत महर्षि कणाद ने ही दिया है। रसायन के क्षेत्र में नागार्जुन इसके अधिष्ठाता माने जाते हैं। उन्होंने रजत, सोना आदि बनाने के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी। चिकित्सा के क्षेत्र में धन्वंतरी, भारद्वाज, आत्रेय, सुश्रुत आदि मनुष्यों ने भारत भूमि का नाम रोशन किया। धन्वंतरी तथा सुश्रुत शल्य चिकित्सा के विद्वान थे, जबकि भारद्वाज तथा आत्रेय काय चिकित्सा के। इन्हीं के उपदेशों पर काय चिकित्सा की आधारशिला रखी गई। शल्य चिकित्सा का जनक सुश्रुत को माना जाता है। मूलतः कहने का सार यही है कि भारत सदियों से विश्व गुरु था। पिछले कई वर्षों में भारत का यह योगदान जो विश्व पटल पर हाशिए पर जा चुका था,
उसे हर तरफ से एक नई अवधारणा के साथ उकेर कर भारत अपनी पूरी क्षमता के साथ विश्व के सभी राष्ट्रों में कंधे से कंधा मिलाकर विश्व गुरु की राह पर प्रखर गति से पुनर्स्थापित हो चुका है। वह दिन अब दूर नहीं जब भारत वैश्विक निर्णयों में राष्ट्रों की अगुवाई करता रहेगा। पूरे विश्व को एक सूत्र में बांधने की भारत की यह कोशिश वैश्विक गांव की परिकल्पना को सच साबित करती है। आज अमेरिका ने स्वीकार किया कि तुलसी और पीपल सर्वोत्तम है। चीन ने मान लिया दाह संस्कार ही सर्वोत्तम विधि है। इजराइल ने माना कि हवन और यज्ञ से विषाणु दूर होते हैं। फ्रांस ने माना कि शंख ध्वनि बहुत लाभदायक है। संपूर्ण विश्व ने माना कि नमस्ते सर्वोत्तम है। यह सब इस बात का परिचायक है कि भारत अपनी सनातन संस्कृति के प्रभाव से पूरे विश्व को एक समरसता में बांधने जो चल पड़ा है, उस जज्बे की शिद्दत को कोई नहीं रोक सकता। उस जज्बे की शिद्दत को कोई रोक नहीं सकता। भारत की वर्तमान सत्तारूढ़ पार्टी ने जैसे कई निवोदित और प्रखर चेहरों को मंत्रिमंडल में स्थान दिया है, उससे भारत सरकार की राष्ट्रीय और विश्व स्तर पर की जाने वाली अवधारणाओं में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन की पूर्ण संभावना है, जिससे भारत की छवि में आने वाले दिनों में अभूतपूर्व सुधार होगा और यह भारत के विश्व गुरु बनने की राह में एक मील का पत्थर साबित होगा। भारत आने वाले समय में विश्व गुरु बनेगा, ये एक ऐसा विमर्श है जो नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से ही सुर्खियों में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही बीजेपी के तमाम बड़े नेता इस बात को सार्वजनिक मंचों से लगातार कहते आए हैं। इनके अलावा राष्ट्र स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत और उससे जुड़े लोग भी इस बात को दोहराते रहते हैं। अभी 9 अप्रैल को ही मुंबई में एक कार्यक्रम के दौरान आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने फिर से दोहराया कि 20 से 30 साल के बाद भारत विश्व गुरु बन होगा। आरएसएस के प्रमुख ने इसके लिए बताया कि आने वाली 2-3 पीढ़ियों को इस तरह से तैयार करना होगा जो सजग होकर काम करे। उन्होंने विश्व गुरु बनने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए कुछ आयामों का भी जिक्र किया। इनमें संघर्ष, जागरण के लिए सक्रियता, दुनिया के बाकी देशों के साथ संबंध बनाने के तरीके शामिल हैं। इसके साथ ही मोहन भागवत ने ये भी कहा कि छल कपट फैलाने वाले आसुरी शक्तियों को उत्तर देना भी जरूरी है। 2019 में दूसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद से नरेंद्र मोदी इस बात पर जोर देते रहे हैं कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। आज़ादी के 75 साल पूरे होने के मौके पर 15 अगस्त 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले के प्राचीर से इस बात की घोषणा की थी कि ये 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बना देना है। उन्होंने अगले 25 साल को देश के लिए अमृतकाल बताया था। इस ऐलान के बाद चाहे बीजेपी के नेता हो या फिर आरएसएस के लोग, सभी बड़े ही जोर शोर से भारत के विश्व गुरु बनने की बात को जनता के बीच रखते रहे हैं। दरअसल विश्व गुरु की बात को जोर शोर से उठाकर नई नैरेटिव को स्थापित किया जा रहा है। ये एक तरह से नया राजनीतिक और सामाजिक विमर्श बनाने की कोशिश है। जब मोहन भागवत कहते हैं कि छल कपट फैलाने वाले लोगों को उत्तर देना जरूरी है, तो ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि हर तरह के प्रोपेगेंडा पर रोक लगे, चाहे उस प्रोपेगेंडा को फैलाने वाले शख्स का संबंध किसी भी धर्म से हो। लेकिन मौजूदा हालात में इस तरह का माहौल बनाने की कोशिश सरकार की ओर से की जा रही है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। सिर्फ भाषणों में या बयानों में विश्व गुरु बनने की बात से कोई भी देश वैसा नहीं बन जाता। विश्व गुरु बनने के लिए जरूरी है कि पहले हम अपने देश के हर नागरिक को वो माहौल दें जिनसे उनका सर्वांगीण विकास सुनिश्चित हो सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, उनके विश्व गुरु की अवधारणा में देश के हर नागरिक, हर धर्म और हर समुदाय को समान मानने की बात जरूर शामिल होनी चाहिए। ये सिर्फ कागजी नहीं होनी चाहिए, बल्कि कार्यों के साथ ही बिना भेदभाव के कार्यवाही में भी दिखनी चाहिए। जब आज़ादी के 75 साल बाद भी बड़े बड़े मंचों से सरकार के प्रतिनिधि इस बात को गर्व के साथ कहते हैं कि सरकार देश की 80 करोड़ जनता को हर महीने 5 किलो फ्री राशन दे रही है,
तो विश्व गुरु बनने के लिए इस दिखावे और प्रोपेगेंडा को खत्म करना होगा। ये गर्व या दम्भ की बात नहीं है, बल्कि शर्म की बात है कि अभी भी हमें इतनी बड़ी आबादी को जीवन यापन के लिए फ्री राशन देना पड़ रहा है और हम उसका भी जोर शोर से प्रचार कर रहे हैं। विश्व गुरु सिर्फ कहने से नहीं बन जाएंगे। जब तक देश में सौहार्द और भाईचारे का माहौल नहीं होगा, तब तक विश्व गुरु का विमर्श बेमानी है या सिर्फ राजनीतिक एजेंडा ही रहेगा। सांप्रदायिक ध्रुवीकरण और नफरत भरे माहौल को बनाने में सरकारी स्तर और सत्ता से जुड़े लोगों या संगठनों की भूमिका को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा। तभी हम विश्व गुरु की राह पर आगे बढ़ पाएंगे। चाहे विश्व गुरु की बात हो या फिर विकसित राष्ट्र बनने की, सबसे ज़्यादा जरूरी है देश के हर लोगों तक बेहतर शिक्षा और उम्दा चिकित्सा सुविधा पहुँचे। इसकी शुरुआत तभी हो सकती है जब इसके लिए हर नागरिक तथा गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक शिक्षा और प्राथमिक हेल्थ फैसिलिटी मिलने लग जाए। विश्व गुरु बोलने से नहीं बनते हैं। विश्व गुरु भारत को कौन बनाएगा? सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है और इसका जवाब है यहाँ के नागरिक बनाएंगे। तो फिर इसके लिए नागरिकों को सक्षम बनाने की जरूरत है, तार्किक बनाने की जरूरत है। यहाँ पर नागरिक कहने से मतलब हर एक नागरिक है। अगर हम मानते हैं कि फिलहाल देश की आबादी 135 करोड़ या 140 करोड़ के बीच है, तो हर एक नागरिक की अहमियत उस विश्व गुरु की संकल्पना में होनी चाहिए। ये सच है कि आर्थिक मोर्चे पर या जीडीपी बढ़ने के मोर्चे पर भारत ने पिछले 9 साल में तेजी से छलांग लगाई है। हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी बन गए हैं। ये भी तय है कि भारत 2023 में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में अपनी स्थिति बनाए रहेगा। भारत 2023 में 3.7 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बन जाएगा और यूनाइटेड किंगडम पर अपनी बढ़त बनाए रखेगा। लेकिन वास्तविक मायने में हम विकसित भारत तो तभी बनेंगे या फिर आर्थिक तौर से विश्व गुरु भी तभी कहलाएंगे जब पर कैपिटा इनकम या प्रति व्यक्ति आय के मोर्चे पर भी दुनिया की अगुवाई करें। हम भले ही जीडीपी के मामले में 5वीं अर्थव्यवस्था हैं, लेकिन पर कैपिटा इनकम के मामले में हम अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के मुताबिक दुनिया के 197 देशों की रैंकिंग में 142वें पायदान पर हैं। दरअसल विश्व गुरु हम तभी बन सकते हैं जब हम इस रैंकिंग को भी टॉप 5 के भीतर पहुंचा दें। विश्व गुरु की अवधारणा में इस बात को शामिल करने की जरूरत है। सिर्फ भावनात्मक मुद्दा बनाकर राजनीतिक फायदे के लिए विश्व गुरु को लेकर बार बार बयान देना सही नहीं है। इसके लिए हर नागरिक तथा राजनीतिक और सामाजिक के साथ ही आर्थिक समानता के संकल्प को पूरा करने की जरूरत है, जिसमें नरसिंह नायक के सिद्धांत को वास्तविकता के धरातल पर उतारा जा सके। राष्ट्र तभी मजबूत बनता है या फिर विकसित होता है जब उसमें हर नागरिक के विकास को सुनिश्चित किया जा सके। सिर्फ साक्षरता दर बढ़ाने के लिए शिक्षा नहीं हो, बल्कि तार्किक इंसान बनने के लिए शिक्षा है। ऐसी शिक्षा प्रणाली के जरिए ही हम आने वाली वक्त में विश्व गुरु बन सकते हैं। विश्व गुरु बनने के लिए राजनीतिक व्यवस्था में सहमति और असहमति की जगह हो, इस सोच वाली पीढ़ी को बनाने की जरूरत है। असली राष्ट्रवाद भी वही है जिसमें हर नागरिक के चेहरे पर मुस्कान हो। अभी विश्व गुरु की बातें सिर्फ सत्ताधारी पार्टी के नेताओं या फिर सत्ताधारी पार्टी से जुड़े संगठनों से सुनने को मिल रही है, लेकिन ये अनुभव देश के लोगों को होना चाहिए कि उनके पास वो सारी सुविधाएं और परिस्थितियां उपलब्ध होने लगी है जिससे भविष्य में वे देश को विश्व गुरु बनाने में अपना योगदान दे सकें। सिर्फ विश्व गुरु का माहौल बनाने से हम उस दर्जा को हासिल नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि विश्व गुरु की संकल्पना मात्र एक राजनीतिक विमर्श बनकर नहीं रह जाए, बल्कि इसे देश के नागरिकों से भी जोड़ा जाना चाहिए। तभी हम आने वाले 25 साल में सही मायने में विकसित राष्ट्र बन पाएंगे और खुद की बजाय दुनिया कहेगी कि भारत विश्व गुरु है। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि विश्व गुरु की संकल्पना मात्र एक राजनीतिक विमर्श बनकर नहीं रह जाए, बल्कि इसे देश के नागरिकों से भी जोड़ा जाना चाहिए। तभी हम आने वाले 25 साल में सही मायने में विकसित राष्ट्र बन पाएंगे और खुद की बजाय दुनिया कहेगी कि भारत विश्व गुरु है। बातें तो बहुत हैं, लेकिन ऊपर की गई चर्चा से यह तो सुनिश्चित होता है कि भारत सचमुच विश्व गुरु बनने की राह पर द्रुत गति से अग्रसर है।
और आज के परिदृश्य में विश्व भर में भारत का कोई शान ही नहीं। तो वीडियो को समाप्त करते हुए मैं कुछ पंक्तियाँ दोहराना चाहूँगी। विश्व गुरु बने भारत हमारा, विश्व गुरु बने भारत हमारा, झंडा ऊंचा सदा रहे हमारा, गूंजे हर ओर यही एक नारा, भारत देश है जग में न्यारा, भारत देश है जग में न्यारा। तो दोस्तों, आपको आज का यह वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं। आपका एक कमेंट हमें ताकत देता है। और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और सबसे ज़रूरी बात, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, जिससे आप तक हमारा वीडियो सबसे पहले पहुंचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अभी के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।